हम सब अपनी मेहनत की कमाई सरकारी योजनाओं में लगाते हैं, है ना? ये सोचकर कि हमारा पैसा सुरक्षित है। लेकिन क्या हम उन नियमों को जानते हैं जो असल में हमारे पैसे की हिफाजत करते हैं? चलिए, आज भारत सरकार की उस एक ऑफिशियल रूल बुक को समझते हैं जो इन सभी स्कीम्स की नींव है। सोचिए जरा, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अक्सर हम निवेश तो कर देते हैं, लेकिन उन नियमों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे और हमारे परिवार के भविष्य के लिए बने हैं। आइए आज इन नियमों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये है वो दस्तावेज, सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम 2018। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर समझिए कि ये एक मास्टर गाइड की तरह है। ये पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकों तक सभी नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर एक साथ लागू होती है। इसका मकसद हर जगह एक जैसे नियम और पूरी तरह से पारदर्शिता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, समझिए। एक बचत खाते की पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि नियमों की बुनियाद से लेकर खाता खोलने का प्रोसेस क्या है, रोजमर्रा के लेन देन कैसे होते हैं, और सबसे जरूरी, अपनी विरासत को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आखिर ये रूल बुक इतनी खास क्यों है? क्यों ऐसे सभी सरकारी बचत योजनाओं की मास्टर गाइड कहा जाता है? आइए इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा है एकरूपता। यानी कोई चाहे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाए या फिर किसान विकास पत्र में, जो बेसिक नियम हैं वो सबके लिए एक जैसे रहेंगे। इससे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक है, तो नियमों की अहमियत समझ आ गई। अब बात करते हैं कि असल में खाता खोलते कैसे हैं। ये एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे कोई भी आराम से फॉलो कर सकता है। तो कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक ये खाता खोल सकता है। इतना ही नहीं, कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के नाम पर या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी खाता खोल सकता है। और एक मजेदार बात यह है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो वो खुद अपना खाता खोल भी सकता है और उसे चला भी सकता है। प्रोसेस को ना एकदम सिंपल रखा गया है। बस एक फॉर्म 1 भरना है, अपनी पहचान और पते का प्रूफ देना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और अपनी पहली जमा राशि के साथ खाता तैयार है। सब कुछ बिल्कुल सीधा और साफ। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार और पैन कार्ड, ये 2 सबसे जरूरी चीजें हैं। हाँ, अगर किसी के पास आधार नहीं है तो वो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। पैन कार्ड जमा करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। अगर खाता खोलने के 6 महीने के अंदर पैन जमा नहीं किया तो खाता फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई भी लेन देन नहीं हो पाएगा। चलिए, खाता तो खुल गया, अब आगे क्या? अब देखते हैं कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता है और रोजमर्रा के लेन देन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। जॉइंट अकाउंट्स के बारे में एक जरूरी बात समझिए। जॉइंट ए टाइप का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए सभी खाता धारकों के सिग्नेचर्स लगेंगे। वहीं जॉइंट बी टाइप में कोई भी एक व्यक्ति खाता ऑपरेट कर सकता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क जरूरत के समय बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। मान लीजिए किसी का शहर बदल रहा है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, खाता भी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। बस एक फॉर्म 5 भरना है और खाता भारत में किसी भी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा। कुछ सेवाओं के लिए छोटे मोटे चार्ज भी लगते हैं, जैसे डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 रुपए या खाता ट्रांसफर के लिए 100 रुपए। अच्छी बात यह है कि सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी है, ताकि सबको पता रहे कि किस चीज के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। अब आते हैं उस विषय पर जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हमारी विरासत। अगर किसी खाता धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनकी मेहनत की कमाई का क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि हर खाता धारक को किसी को नामांकित करना चाहिए, ताकि उनके बाद उनकी मेहनत की कमाई सही हाथों में बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। ये अपनी बचत को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का सबसे सीधा और सुरक्षित तरीका है। नॉमिनेशन का प्रोसेस भी काफी फ्लेक्सिबल है। एक व्यक्ति 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकता है। ये भी तय कर सकता है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। और अगर नॉमिनी कोई बच्चा है तो उसके लिए एक गार्डियन भी नियुक्त कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे जब चाहे बदला भी जा सकता है। तो नॉमिनेशन इतना जरूरी क्यों है, इस फर्क को समझिए। अगर नॉमिनी है तो प्रोसेस एकदम आसान है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिसों को एक बहुत लंबी
और मुश्किल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, खासकर जब रकम 5 लाख से ज्यादा हो। चलिए अब आखिर में कुछ स्पेशल केस और नियमों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिनके बारे में हर खाताधारक को जानकारी होनी ही चाहिए। मान लीजिए कोई खाताधारक बाद में एनआरआई बन जाता है, तो क्या होगा? उनका खाता मैच्योरिटी तक तो चलता रहेगा, लेकिन वो उस पैसे को भारत से बाहर नहीं ले जा सकते। और एक और बात, मैच्योरिटी के बाद उस खाते को आगे एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता। एनआरआई वाले नियम से बिल्कुल अलग। अगर कोई भारतीय नागरिकता ही छोड़ देता है तो नियम बहुत सख्त हैं। ऐसी सिचुएशन में उनका बचत खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे याद रखना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, पैन समय पर जमा करना। दूसरी, जॉइंट अकाउंट का सही टाइप चुनना। तीसरी और सबसे जरूरी, नॉमिनेशन को कभी भी नजरअंदाज न करना। और चौथी, अपनी नागरिकता की स्थिति में बदलाव के नियमों को जानना। और अब ये आखिरी सवाल, इन सब नियमों को जानने के बाद अब ये सोचने और देखने का समय है कि क्या हमारा बचत खाता वाकई हमारी और हमारे परिवार की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सही तरीके से सेट किया गया है।